नमस्ते। श्री जी ज्योतिष संस्थान के इस पॉडकास्ट के पहले अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आकांक्षा। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य माही जी। और आज के इस पहले अंक में हम कोशिश करेंगे आपके उस हर सवाल के जवाब देने की जो आप अक्सर हमसे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं, हमारे फेसबुक पे पूछते हैं या फिर हमारे वेबसाइट पे जाकर पूछते हैं। तो आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आएगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमको इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, या फिर आप हमको कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट की। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। नमस्कार आचार्य जी, हमारे शो पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी आकांक्षा। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही होगा सर कि ज्योतिष के बारे में बहुत ज्यादा भ्रांतियां फैलाई जाती है कि ये स्यूडो साइंस है, इससे कुछ नहीं होता, ये तो अंधविश्वास है। तो ये अंधविश्वास है कि ये एक्चुअल में कोई साइंस है? एक्चुअल में देखा जाए आकांक्षा कि ज्योतिष एक अंधविश्वास हो ही नहीं सकता। जो लोग ये गलत कंफ्यूजन या गलत मैसेज देते हैं ये टोटली रॉन्ग है। क्योंकि ये जो सृष्टि है ग्रहों और नक्षत्रों के हिसाब से चलती है। जो लोग देखते हैं कि जैसे पहले हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, ये लोग हमेशा नक्षत्रों के हिसाब से गणना किया करते थे कि कब बारिश होगी, कब मौसम चेंज होगा। पहले तो इतना बड़ा कोई साइंस था ही नहीं। तो बेटा ग्रहों में और नक्षत्रों में बहुत बड़ी एक ताकत है जो इंसान के जीवन में अच्छे और बुरे वक्त को सही बताने के लिए सक्षम है। ये चीज एकदम अंधविश्वास है, ये तो मैं टोटली रॉन्ग बोलूंगा। क्योंकि जो शुभ और अशुभ कार्य भी होते हैं नक्षत्रों के हिसाब से किए जाते हैं। जी। तो इसको हम कैसे मान सकते हैं कि ये अंधविश्वास है? और एक सवाल और है सर, क्योंकि ना विदेशों से भी लोग हमको सुनते हैं, तो विदेशों में जो राशि सिस्टम होता है वो महीने के हिसाब से होता है कि अगर जी। जनवरी में है तो इस महीने का होगा, इस राशि का होगा। मगर इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में हर हर व्यक्ति की अलग राशि हो सकती है, भले ही वो सेम मंथ में क्यों ना हुआ हो। तो सर ये अंतर क्यों आता है विदेशी एस्ट्रोलॉजी और इंडियन एस्ट्रोलॉजी में? ये अंतर क्या है? इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आकांक्षा एक्चुअली क्या बताऊं कि ये जो मैं क्लियर बता दूं कि जो लोग नाम से अपनी राशि जानते हैं ये टोटली मैं तो सही नहीं मानता। लगन कुंडली के अंदर जहां पे चंद्रमा जिस राशि में जाकर के बैठा है जी। उसी को हम राशि मानते हैं। जैसे कि आपकी तुला राशि में चंद्रमा बैठा है तो हम बोलेंगे आपकी तुला राशि। बहुत से लोग बोलते हैं नाम से कि मेरा नाम महेंद्र है तो मेरी सिंह राशि होगी। जी। ये है तो ऐसा कुछ नहीं होता। जिस एक्चुअल में आपको राशि के बारे में सही जानकारी चाहिए तो जन्म कुंडली खोलो आप। जिस राशि के अंदर चंद्रमा बैठा है एक्चुअल में वही आपकी राशि होती है। और उसी की राशि के बारे में आप पढ़ोगे, अपने बारे में जानोगे तो वो लाइफ जो बातें लिखी होंगी आपके जीवन में हर एक बातें मैच करेंगी। तो सर जो जैसे विदेशी कि लोग होते हैं ये एक्चुअली क्या होता है कि इनका होता है कि अपने नाम से चेक कर लिया कि मेरा नाम ये है, मेष राशि में या एम से है तो सिंह राशि मान लिया। ये इस चीज को मैं प्रॉपर नहीं मानता। जी, हर राशि का एक रंग होता है और हर राशि के लिए एक रत्न होता है। तो सर किस हम्म। राशि का, मतलब इसके पहले तो इसकी साइंस क्या है, ऐसा क्यों होता है? और दूसरा, किस राशि के लिए कौन सा रत्न और कौन सा रंग शुभ होता है? आकांक्षा मैं आपको बृहस्पति राशि से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि हर एक राशि के एक रत्न भी होता है, हर एक राशि के कलर भी होता है। जी। जैसे बृहस्पति देव हमारे हैं जो प्रथम राशि में आते हैं, बृहस्पति देव का जो रंग होता है ये पीला होता है। जी। और जो इनके स्टोन है, जो रत्न है इनका पुखराज है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में हेल्थ को लेकर के परेशानी आती है या उनको सर्दी जुकाम बार बार हो जाता है या उनको अपने बुजुर्गों का बहुत अच्छा सुख मिल नहीं पाता, उनकी कुंडली के अंदर बृहस्पति देव बहुत ज्यादा खराब होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी राशि आपकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति कैसा बैठा है। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव शुभ बैठे हैं तो पुखराज पहनो, आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव अच्छे बैठे हैं तो आप पीला रंग धारण करो, आपके लिए बहुत ही अच्छा है। जी। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव खराब है तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप पुखराज धारण करो या पीले रंग के वस्त्र बृहस्पतिवार के दिन आप पहनो। जी। तो ये ऐसा नहीं होता है कि ये जन्म कुंडली से क्लियर होता है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा अशुभ है। जहां तक आपने क्वेश्चन किया कि हर एक राशि के बारे में, पहले मैं क्लियर कर दूं कि हर एक ग्रह का कौन सा रंग होता है और उसका कौन सा स्टोन होता है। बृहस्पति देव के लिए मैंने बोल दिया पीला रंग और उनके रत्न है पुखराज। दूसरी राशि आती है अपनी सूर्य। सूर्य का जो रंग होता है ये नारंगी होता है और केसरी होता है। और जो इनका स्टोन होता है इसको बोलते हैं माणिक्य, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रूबी। जी। ये लोग धारण कर सकते हैं। अब तीसरी राशि आपकी आती चंद्रमा।
चंद्रदेव जिसकी भी कुंडली में अच्छे हैं, उनका जो रंग होता है वो सफेद है। सोमवार को सफेद कपड़े धारण कर सकते हैं और मोती भी धारण कर सकते हैं, वो भी चांदी में। जी। चौथा आपका आता है शुक्र। शुक्र का जो रंग होता है वो क्रीम होता है। जो क्रीम रंग होता है वो शुक्र का होता है। इसका जो स्टोन है हीरा। जो व्यक्ति हीरा नहीं पहन सकता वो जरकन धारण कर सकता है। पांचवी राशि आपकी थी मंगल। मंगल का जो रंग होता है वो लाल होता है और इसका जो स्टोन है वो है मूंगा। यदि आप मूंगा धारण करते हैं तो ये आपके मंगल के प्रभाव को और अच्छा करता है। छठी राशि आपकी आती है बुध की। बुध का जो रंग है ये होता है हरा और इनको पन्ना धारण करना चाहिए, क्योंकि बुध हमारी कुंडली में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह है, जिससे जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनकी प्लानिंग बहुत टॉप की होती है, उनको जरूर पन्ना धारण करना चाहिए। वो लोग बिजनेस में कभी फेल नहीं हो सकते। जी। जो आपकी सातवीं राशि आती है लाल किताब के हिसाब से, वो आती है शनि की। शनि का जो रंग होता है वो काला होता है और इसका जो मेन स्टोन होता है वो नीलम होता है। जो लोग नीलम नहीं पहन सकते तो वो नीली उपरतन आता है, इसको भी धारण कर सकते हैं। राहु का जो रंग आता है ये होता है नीला और इसका स्टोन होता है गुमेद। और केतु का होता है रंग चितकबरा, काला सफेद जो मिक्स होता है, ये केतु का रंग होता है और इसका जो स्टोन होता है लहसुनिया होता है। तो ये 9 ग्रहों के अपने स्टोन होते हैं और मैंने कलर भी आपको बता दिया। जी सर। तो आपने अभी नीलम की बात की, तो बहुत ज्यादा भ्रांतियां नीलम के ऊपर फैलाई जाती हैं और कई बड़ी पर्सनालिटीज को भी हमने देखा है कि वो नीलम धारण करते हैं। और लोग कहते हैं कि अगर आपने नीलम पहना तो आपके साथ या तो बहुत बुरा होगा या तो बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये क्या चीज है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों कहा जाता है नीलम के बारे में? देखो, नीलम स्टोन एक ऐसा स्टोन है जो हर एक व्यक्ति को बिना कुंडली दिखा करके ऐसे धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बोला गया है कि राजा से रंग बनाता है और रंग से राजा बनाने वाला स्टोन है। जी। क्योंकि सबसे बड़ी जो ताकत है राशियों की, ये मकर राशि सबसे बड़ी ताकतवर राशि है। और मकर राशि का जो रत्न है ये होता है नीलम। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर राहु 5वें घर में जाके बैठे हों, हम्म। राहु देव 11वें घर में जाके बैठे हों, ऐसा जातक यदि नीलम पहन लेता है तो वो टोटली बर्बाद हो जाएगा। जी। और जिनकी कुंडली में यदि ऐसे योग नहीं तो वो लोग नीलम पहन सकते हैं, उनकी राशि भी अच्छी है और कुंडली के अंदर योग भी अच्छा है, तो नीलम पहनना हर एक व्यक्ति के लिए सूट करता है। जी। जो जो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो बहुत प्रॉपर्टी के जो लोग काम करते हैं, जमीनों के जो लोग काम करते हैं, जो राजनेता होते हैं, उनके लिए नीलम बहुत स्ट्रांग फल देता है। जी। तो नीलम उनके लिए पहनना चाहिए जो लोग जमीनों के काम करते हैं खास करके। जी। सर ऐसा बहुत बार होता है, मैंने अपने भी सर्कल में देखा है। लोग गूगल पे देखते हैं कि मेरी राशि ये है, तो उसके हिसाब से रत्न खरीद लेते हैं और पहन लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये आपकी क्या एडवाइस है? एक्चुअली क्या है कि जो लोग नाम से राशि देखते हैं उनके लिए टोटली गलत है। जी। मैंने क्या बोला, सही तरीका यही है, आपको स्टोन धारण करना है तो अपनी जन्म कुंडली खोलो या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से या जो जिसको जानकारी है उनको कुंडली दिखा करके रत्न तब भी धारण करना चाहिए। जी। जैसे मैंने बोला मेष राशि आपकी, यदि मेष राशि है और मेष राशि का जो रत्न होता है ये होता है सूर्य। ऐसे लोगों को माणिक्य धारण करना चाहिए, बहुत शानदार योग। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, उनके लिए माणिक्य बहुत टॉप का है। जी। तो ये कुंडली देखो, अब तभी मालूम होगा, ऐसे क्लियर नहीं मालूम होगा भी हो पाएगा। जी। तो जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं और वो अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या फिर उनके मन में कोई भी सवाल है, तो नीचे स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो आप वेबसाइट पे जाकर भी हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई ट्रिवियल क्वेश्चन है तो आप हमारे को कमेंट सेक्शन में डालिए या हमारे इंस्टाग्राम पे जाके हमको मैसेज कीजिए। नेक्स्ट जब हमारा सेशन होगा तो हम उसमें आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। तो आचार्य जी, नेक्स्ट जो मेरा सवाल है ना, वो थोड़ा सा मजाकिया किस्म का सवाल है। किसी ने मुझसे जी। ऐसे ही पूछा था, तो उन्होंने मुझसे ऐसे ही पूछ लिया कि तुम जन्म कुंडली देख के बता सकते हो क्या कि मेरी मृत्यु कब होगी? तो मैंने सोचा कि यह सवाल मैं जरूर आपसे पूछूंगी। नहीं, आकांक्षा ये जेन्युइन है कि आपकी मृत्यु का आकलन लगाया जा सकता है, क्योंकि जो 8वां घर होता है ये मौत का होता है, 12वां घर होता है मोक्ष का। जी। यदि कोई खराब ग्रह आपकी, जैसे मैंने माना कि किसी खराब ग्रह की महादशा आ गई, तो जैसे चंद्रमा की महादशा किसी जातक की कुंडली में आ गई जी। और उसका 8वां घर और 12वां घर टोटली डैमेज है, तो उसकी माता को मृत्यु तुल्य कष्ट का समय चालू हो जाता है, या उनकी मम्मी की सेहत का बहुत बुरा वक्त चालू हो जाता है। तो वो क्लियर हो जाता है कि 8वां घर आपका कैसा है। यदि 8वें घर में आपका
सूर्य जाके बैठ गया, चंद्रमा जाकर के बैठ गया, मंगल जाकर के बैठ गया। तो ये इतने ताकतवर ग्रह हैं जिनको आपने बोला हो कि मौत के मुंह से लोग निकल के आ जाते हैं। हाँ। क्योंकि उनको बेशक कैंसर क्यों ना हो जाए, एक्सीडेंट भयंकर हो जाए, डॉक्टर ने मना कर दिया कि बचने के चांसेस एक भी नहीं है, ऐसे लोग मौत के मुंह से निकल के आ जाते हैं। तो आठवां ग्रह इतना ताकतवर भी होता है, यदि ये ग्रह जाकर के बैठे हैं तो उसकी मृत्यु 70 साल से पहले तो हो ही नहीं सकती। जी, तो ये और मेरे यदि साथ। राहु जाकर के बैठ गया जी। तो पक्का इंसान की एक्सीडेंट से मौत होगी, अरे। या चोट लगने की बार बार संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं। जी। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर कौन सा वक्त चल रहा है, उससे ज्यादा क्लियर हो पाएगा कि ऐसा करने के बाद आप उपाय करके चलते हैं तो वो बुरा वक्त जो है निकल जाएगा। जी, तो मेरे साथ भी मतलब आपको याद होगा, पहले मैं दर्शकों को बता दूं, जब से मेरा करियर शुरू हुआ है, भैया बड़े भाई की तरह मेरे साथ रहे हैं, मेरे को हमेशा मार्गदर्शन दिया है हर चीज में। कभी मुझे कोई परेशानी होती है तो मैं इनको फोन करती हूँ। तो ऐसी कुछ परेशानी कुछ समय पहले मेरे परिवार में आई थी, तो मैंने भैया से पूछा था, तो भैया ने मुझे डायरेक्ट डेट के साथ बता दिया था कि ये दिन बहुत ज्यादा खराब होगा। और उसी दिन वो जो त्रासदी थी वो हुई। अब पता नहीं भैया, आप जब भी आपसे मैं पूछती हूँ तो मेरा एकदम एक्यूरेट आंसर होता है। तो इस चीज की तो मैं आपको टेस्टिमनी दे सकती हूँ कि बिल्कुल परफेक्ट भैया की होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है। कितने सारे सेलिब्रिटीज हैं जो भैया से जुड़े हैं, कितने सारे राजनेता हैं जो भैया के साथ जुड़े हैं, सिर्फ भारत में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर भैया काम करते हैं। इनकी प्रसिद्धि उस स्तर तक है, तो आप उस चीज से आंकलन लगा सकते हैं कि कितना आपका एक्सपीरियंस है। तो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, क्योंकि कल परसों से हम देख रहे हैं कि एकदम मार्केट क्रैश हुआ है। जब से ट्रम्प की सरकार आई है उसके बाद माना जा रहा है कि सबसे बड़ा क्रैश स्टॉक मार्केट में हुआ है। तो इस साल पैसा लगाएं ना लगाएं, क्या करें? आकांक्षा, एक्चुअली आपने एनएफटी सुना होगा, ये 29 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि जो सबसे ज्यादा भयंकर गिरी हुई। जी। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इतना ज्यादा शेयर मार्केट में लोगों के लॉसेस हुए हैं। चाहे ये जब से ग्लोबल जो चालू हुआ है ना, भारत की इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए तो इतना बुरा हाल नहीं है। हम्म। ये जो अभी देखो क्या हुआ कि ये जो खास करके शेयर मार्केट में इतनी ज्यादा जो डाउन फ्लो क्यों आया, जी। पहले तो कोरोना आ गया, हम्म। ये जो वार युद्ध जो चल रहे हैं इसकी वजह से भी काफी ज्यादा इकोनॉमी में लॉसेस आए। और ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया हुआ है ना, हाँ। इसके बाद से लोगों का कहीं विश्वास डामाडोल ना हो जाए, हम्म। इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानियां आ रही हैं। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा, मैक्सिमम 1.5 से 2 महीना तुम और रुक जाओ, जी। मार्केट काफी अच्छी उछाल करेगी और ये नवंबर तक टॉप की रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि ये ठीक है अभी थोड़ा सा समय डाउन चालू है। ऐसा नहीं है कि ट्रम्प के आने के बाद जो ट्रम्प ने जो डिसीजन लिए, क्यों भाई, सबसे ज्यादा पावरफुल जो देश है जी। अमेरिका ही है। तो अमेरिका जैसे चाहेगा वैसे ही होगा। लेकिन ये तो जरूर है कि अमेरिका ज्यादा लंबे समय तक के लिए इकोनॉमी को डाउन नहीं कर सकता। जी। शेयर मार्केट जरूर बढ़ेगा लेकिन मैक्सिमम 1.5 महीने के अंदर और टॉप का जाएगा। तो सर, इस चीज का भारत पर कुछ असर होगा? भारत की इकोनॉमी पर कुछ असर होने वाला है आपकी गणना के अनुसार? नहीं, बिल्कुल बेटा, भारत की इकोनॉमी पे इसका असर हुआ है और होने वाला भी थोड़ा सा रहेगा। क्योंकि रीजन एक्चुअली क्या होता है कि जो ताकतवर जो सबसे बड़ा जो देश है वो अमेरिका है। और ये अपनी कहावत भी है कि जिसके पास ज्यादा सोना होता है ना, उसी की इकोनॉमी सबसे टॉप की होती है। जी। तो ये ट्रम्प साहब ऐसी बात नहीं कि कुछ ना कुछ अच्छा भी करने वाले हैं। अभी जो ट्रम्प के लिए लोग निगेटिव बोल रहे हैं कि अभी ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, अभी शुरुआत के डिसीजन है। जी, और अगला सवाल मेरा श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में है, क्योंकि उनकी कुंडली में ऐसा क्या है जो उनको इतना अच्छा नेता बनाते हैं। और अभी पिछले साल हमारा जनरल इलेक्शंस गए हैं, और उसमें जितनी सीट एंटिसिपेट की जा रही थी उतनी सीट आ नहीं पाई। तो इसके पीछे क्या कारण रहे? जो श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली मेरे पास है, उनका डेट ऑफ बर्थ टाइम है 17 सितंबर 1950। जी। और समय है दिन का 11 बजे और जन्म स्थान है वडनगर, गुजरात। ठीक है। इनकी कुंडली के अनुसार यदि मैं देखूं तो चंद्र मंगल लगन में है, गुरु चौथे घर में है, राहु पांचवें घर में है, शुक्र शनि 10वें घर में है, और बुध केतु सूर्य ये 11वें घर में जाके बैठे हुए हैं। अब मोदी जी की कुंडली धार्मिक क्यों है?
क्योंकि गुरु की दृष्टि शनि पे जाकर के बैठ जाए तो ऐसे इंसान बहुत धार्मिक होता है, जी। पूजा पाठ को मानने वाला होता है, ठीक है, सर्वप्रथम अपनी देश की प्राथमिकता देने वाला इंसान होता है। तो ये जो बेटा गुरु चौथे घर में जाकर के बैठा है और शुक्र 10वें घर में, ये इंसान को जबरदस्त पॉलिटिशियन बनाता है। जी। इसीलिए मोदी जी की कुंडली में एक तो बेटा खासियत है कि ऐसा राजनेता ना हुआ है और ना आने वाले 100 सालों में पैदा होगा। जी। मोदी एक ही है, मोदी एक ही रहेगा। जी। और जहां तक इनकी जो मैं बोलूं डिसीजन पावर कितनी टॉप की है, राहु इनका इतना जबरदस्त जाकर के बेटा बैठा है 5वें घर में, जबकि 5वें घर में राहु जाकर बैठ जाए तो संतान सुखों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता। हम्म। ये मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेशन पैदा करता है। तो आपने सुना भी होगा कि इनकी मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा शानदार नहीं रही, हाँ। इनके बच्चे भी नहीं हुए। लेकिन जो इनका दिमाग है, जहां से लोगों की सोचने की शक्ति खत्म होती है वहां से मोदी जी की चालू होती है। जी। और ये गजब के वक्ता भी हैं, और गजब के इनके अंदर जो दिमाग जो है सोचने की जो शक्ति सबसे अल्टीमेट है। इसीलिए दुनिया का हर एक व्यक्ति मोदी जी की तारीफ करता है। और ये जो केतु बैठा है इनका ना, केतु इनको नाम फेम ब्रांड देने के लिए सबसे उत्तम है। जी। तो बेटा ये आने वाले टाइम पे मैं कहता हूँ मोदी जी जबरदस्त बंदे हैं। और ये पॉलिटिशियन में इनका कोई टक्कर नहीं है। जो 2000 अभी जो चुनाव जो हुए हैं इसमें सीटें क्यों कम आई, ये थोड़ा सा एक ऐसा हुआ कि इनका वक्त में एक जो वक्त जो आया जिसमें राहु में सूर्य आ गया, तो इनके कामों में शुरुआत में अड़चने काफी ज्यादा है। हम्म। तो अपने अपने लोगों ने थोड़ा सा ऐसा व्यवहार कुछ किया जो ऑल ओवर मीडिया को मालूम नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ी सी तकलीफें आई। जैसे आप कह सकते हैं आरएसएस के जो लोग हैं, इन्होंने प्रॉपर जो मोदी जी का सपोर्ट करना चाहिए उतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिला। हाँ। अब दोबारा सपोर्ट मिलना चालू हो गया है, इसलिए मोदी जी दोबारा भी टॉप के रहेंगे। और डिसीजन सारे मोदी जी के रहेंगे जो भारत के लिए बहुत फेवर के लिए अच्छे हैं। जी। तो सर जो नेक्स्ट मेरा सवाल है वो अभी कुछ दिन पहले शनि अमावस्या गई थी, तो हम्म। लोगों ने बहुत ट्विटर पे भी और यूट्यूब पे भी बहुत ज्यादा फैलने लग गया कि भाई अब तो बर्बाद हो जाएगा सब बर्बाद हो जाएंगे, भयंकर साढ़े साती आने वाली है। कुछ मकर राशि को लेकर बात हुई, कोई साढ़े साती को लेकर बात हुई, जिसके मन में जो भी आ रहा था वो कह रहा था। तो इस चीज की भ्रांति को हम थोड़ा क्लियर करते हैं कि इसका क्या महत्व था और इससे क्या अंतर आने वाला है लोगों की जिंदगी में। देखो बेटा पहले क्लियर कर दूं, जो साढ़े क्षति जो होती है, जी। साढ़े क्षति अभी 3 राशियों में जाके लगी हुई है। देखो जो साढ़े क्षति का जो फल जो चालू हुआ है, ये कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि वालों के लिए है। बाकी किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है जिनकी कुंडली में कुंभ राशि है। जैसे मैंने बोला कि कुंडली देखो, हम्म। चंद्रमा किस राशि में जाके बैठा है, यदि वहां पे इन ग्रहों का योग है, कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि, इनमें शनि की साढ़े साती का प्रभाव रहेगा। ऐसे लोग यदि इस प्रभाव से बचना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को खास करके गलत काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जी। नॉन वेज ड्रिंक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और हर शनिवार को गरीबों में कुछ न कुछ मीठा बांटते रहें या उनको समोसा वगैरह कुछ न कुछ खिलाते रहें, तो शनि के बुरे प्रभाव से आपको बचाव हमेशा रहेगा। जी। सर जो कोई कोई लोग कहते हैं जब साढ़े साती आती है तो किसी किसी के लिए तो ये बहुत अच्छा फल भी दे जाती है कई बार। तो ऐसे हम्म। कौन से लोग होते हैं जिनके लिए साढ़े साती शुभ हो जाती है, और ऐसा क्यों होता है। यही तो बेटा लोगों को मालूम नहीं है जी। कि साढ़े साती मेरे लिए अच्छी है या बुरी है। क्योंकि साढ़े सती के नाम से लोग इतना भयंकर भयभीत हो जाते हैं, इतना डर जाते हैं, पूछो ना। जबकि साढ़े सती का फल यदि इंसान सही लाभ लेना चाहे तो अपनी जन्म कुंडली देखे, और जन्म कुंडली में देखे कि शनिदेव हमारे कुंडली के अंदर शुभ बैठे हैं या अशुभ जाके बैठे हैं, चंद्रमा हमारी कुंडली के अंदर शुभ बैठे हैं या अशुभ जाके बैठे हैं। यदि जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा शुभ है और शनिदेव आपके शुभ होकर के बैठे हैं, तो यही साढ़े सती आपको इतना लाभ देकर के जाएगी, पूछो ना। जी। और यदि यही दोनों खराब जाकर के बैठे हैं तो इंसान की बुद्धि खराब होती है, इंसान के रिश्ते टोटली खराब होते हैं। इंसान जिस काम में हाथ डालता है उसमें बहुत अच्छी सक्सेस मिलती नहीं उसको, सारे काम रुक रुक के होते हैं या पैसा फंस जाता है। इंसान प्लानिंग लंबी लंबी करता है लेकिन उसके अच्छे लाभ मिल नहीं पाते। तो ये सारे क्षति का खराब फल होता है। जो लोग ऐसे में नॉन वेज और ड्रिंक का सेवन करने लगते हैं, जो लोग दूसरों का पैसा हड़प करके खा जाते हैं, तो बेटा उनके लिए सारे क्षति बर्बाद करके जाती है।
तो इनको अपने उपाय करके चलना चाहिए। हर शनिवार को लोहे के पात्र में सरसों का तेल भर के अपनी शक्ल देख करके शनि मंदिर में रख करके आ जाएं, या तो दान करके आ जाएं, तो साढ़े शक्ति के प्रभाव से बचाव रहेगा। जी। तो सर ये तो होगी साढ़े साती की बात। ऐसा भी कोई ग्रह होता है जिससे वेल्थ, लग्जरी या फिर पैसे को देखा जाए, और अगर है तो वो कौन सा है, और उस कैसे उसको एनहांस किया जाए? तुमने वही बात कर दी बेटा। सबसे बड़ा जो सृष्टि में हर एक इंसान को क्या चाहिए? लग्जरी चाहिए। हर एक इंसान को पैसा चाहिए। हर एक इंसान को अच्छी पत्नी चाहिए। और हर एक लड़की को अच्छा पति चाहिए। और गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, सब कुछ चाहिए उसको लाइफ में। और ये ग्रह कौन सा अच्छा है? आपकी जन्म कुंडली में देखना पड़ेगा। लग्जरी देने वाला ये शुक्र है। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र देव अच्छे होकर के बैठे हैं, तो बेटा जीवन में रुपया, पैसा, पत्नी का सुख, लग्जरी, गाड़ी, नौकर चाकर के सुख जबरदस्त मिलते हैं। और बेटा जिनकी कुंडली में शुक्र कमजोर है, तो वो बेटा लेबरों की तरह मेहनत करते हैं, 10 पैसा कमा के लाते हैं, वो खर्चे हो जाते हैं, हमेशा कर्जा लेकर के काम करते हैं, लेकिन सक्सेस बहुत अच्छी नहीं मिलती। तो जिनकी कुंडली में लग्जरी जिनको चाहिए, उनको आज मैं बता दूं एक महत्वपूर्ण उपाय, कि यदि जीवन में इंसान शुक्र को अच्छा कर लेता है, तो रुपए पैसे की कमी कभी नहीं होने वाली। और शुक्र को अच्छा करने के लिए सबसे उत्तम उपाय है पत्नी को खुश रखना। पत्नी को कभी धोखा ना दें। जी। अपना चाल चलन कभी खराब ना होने दें। और एवरी फ्राइडे, हर शुक्रवार को गाय की सेवा करते रहे, खास करके काली गाय की। तुम दो उपाय करके ही चलो, जीवन में बहुत खुशियां मिलती चली जाएंगी आपको। क्योंकि गाय को पेवर बोला गया है शुक्र है। और जितनी ज्यादा इंसान गाय की सेवा करेगा, जीवन में उतनी अच्छी प्रोग्रेस करेगा। और तरह तरह के परफ्यूम लगाना चाहिए, बन ठन के रहना चाहिए, नए नए कपड़े पहनने चाहिए। फटे कपड़े तो कभी नहीं पहनना चाहिए इंसान को, नहीं तो शुक्र और ज्यादा खराब होता है। जी। तो शुक्र को अच्छा करने के लिए गाय की सेवा करो, और अपनी पत्नी को खुश करके रखो आप। ये सबसे उत्तम उपाय है। जी। आपके करियर में आपने कितने सारे क्लाइंट्स देखे हैं, तो ऐसा कौन सा क्लाइंट है जो आपको अभी तक याद है कि ये तो सबसे मजेदार चीज थी? तो ऐसा कौन सा एक कोई ऐसा किस्सा बताएं अपना। एक्चुअली ये बेटा क्या है कि मेरे पास बहुत तरह तरह के क्लाइंट आते हैं। जी। अभी मैं आपको एक लेटेस्ट बात बताऊं, मैं था अहमदाबाद। हम्म। एक व्यक्ति था, इतना बड़ा कारोबारी था, जिसमें हजारों करोड़ रुपए उसके पास थे। और उसको मैंने एक बात मैंने बोली थी कि बेटा अपना चाल चलन कभी खराब मत होने देना, और शराब मांस का सेवन मत करने होने देना, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में शनि बहुत ज्यादा कमजोर आ गया है। इस समय यदि तुमने शराब मांस का प्रयोग किया, तो तुमको बीमारियां भी आएंगी, मैरिड लाइफ खराब होगी, परिवार के रिश्ते टोटली खराब हो जाएंगे। दो भाई मिलके एक बिजनेस कर रहे थे, वो भी सोने का, हम्म। सुनार थे। और उनका पूरे भारत में नाम था। लेकिन जब से ये 1.5-2 साल से उनकी कुंडली में खराब वक्त एक आया, तो उन्होंने क्या किया कि नॉन वेज ड्रिंक सबका सेवन, जब इंसान में पैसा आता है तो इंसान अयासी करता है, रोक नहीं पाता अपने आप को। हम्म। जो मैंने मना किया था, फिर उनका मेरे पास फोन आया, भाई जी मैं टोटली हर एक एंगल से बर्बाद होता चला जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? तो अभी मैं गया था उनके यहाँ पे, उपाय वगैरह करा के आया, कुछ पूजा पाठ थी, पूजा पाठ करा के आया। उसके बाद वो काफी ठीक है। लेकिन मैंने बोला था बेटा ये वक्त अभी 6 महीने का और बहुत ज्यादा खराब है। क्योंकि मैंने बेटा लोगों को देखा है इतना हाई फाई लेवल में, अरबों खरबों रुपए पैसे कमाने वाला व्यक्ति आज की डेट में 2-2 रुपए के लिए मोहताज है। तो जो तुमने शनि वाली बात करी ना, हम्म। कि ये राजा से रंग बनाता है और रंग से राजा बनाता है, ये उसकी कुंडली का प्रभाव था। जी। आचार्य जी, जो लास्ट सवाल मेरा है वो है गज केसरी योग के ऊपर। तो मैंने कहीं ऐसे सुना था कि गज केसरी योग में आपको गज की सेवा करनी चाहिए, हाथी की सेवा करनी चाहिए। तो जैसे अंबानी के घर में ऐसा कहा जाता है कि अनंत अंबानी जी की कुंडली में गज केसरी योग है, तो इसीलिए उन्होंने वनतारा खोला जिसमें वो हाथियों की सेवा करते हैं। तो इस बात में कितना तथ्य है, कितनी सच्चाई है? ऐसा तो मैं नहीं मानता, क्योंकि हाथी को हम बोलते हैं राहु। जी। ठीक है। और हाथी एक्चुअली जो है ना, अब महावत होता है उसका मंगल, जो उसको कंट्रोल करता है। तो गज के श्री योग में नहीं, ये बेटा राहु को एक्टिव करने के लिए, जिनके कुंडली में राहु बहुत ज्यादा खराब है, उनको हाथी की सेवा करनी चाहिए, हाथी को गन्ना खिलाना चाहिए, हाथी को मूली खिलाना चाहिए। तो राहु का बहुत जबरदस्त इफेक्ट पड़ता है कुंडली के अंदर। जी। जैसे जो आपने देखा होगा कि जो लोग सोशल मीडिया में बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं,
जो लोग साइंटिस्ट होते हैं, जो लोग नासा में चले जाते हैं, रिसर्च करके वहां पे आ जाते हैं, जो नई नई प्लानिंग करने वाले जो लोग होते हैं, ये बेटा सारे काम राहु के हैं। जो लोग सैटेलाइट में जाकर के सैटेलाइट को कहाँ से कहाँ नहीं पहुंचा दिया, ये बेटा सारे लोग राहु वाले होते हैं। राहु लाल किताब के अंदर जिसका भी अच्छा होता है, वो इंसान दिमाग से ही पैसा कमाता है, प्लानिंग से ही पैसा कमाने वाला होता है, और जीवन में किसी भी तरह कोई दुख नहीं आता। क्योंकि लाल किताब कहती है राहु जिसको तारे उसको कौन मारे। तो जिनकी कुंडली में राहु खराब है, उनको खास करके क्या बोलते हैं कि हाथी की सेवा जरूर करनी चाहिए। हाथी एक ऐसा प्राणी है या ऐसा जानवर है जिसमें राहु को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। जिनकी कुंडली में राहु ज्यादा खराब होते हैं, 8वें घर में जाके बैठ जाए, 12वें घर में जाके बैठ जाए, तो यही राहु देव आपको जेल कोर्ट कचहरी कराते हैं। हम्म। तो ये डिपेंड करता है कि जो एंजाइटी डिप्रेशन तनाव वाले जो लोग होते हैं, ये खराब राहु वाले भी होते हैं, उनका चंद्रमा भी काफी कमजोर होता है। तो ये तरह तरह के योग ऐसे होते हैं कुंडली में, जो आपकी कुंडली से क्लियर किए जा सकते हैं। लेकिन गज केसरी योग बेटा जरूर होता है, और इसको राजयोग कारक भी बोला गया है। जिसकी भी कुंडली में चंद्र और गुरु का मेल दूसरे घर में जाके बैठ जाए, पहले घर में जाके बैठ जाए, चौथे घर में जाके बैठ जाए, 9वें घर में जाकर बैठ जाए, अल्टीमेट फल देता है, यदि इसमें किसी खराब ग्रह की दृष्टि ना पड़ी हो तो। जी। ऐसे बच्चों को बोला गया है कि एक रिक्शे वाले के घर में ही क्यों ना पैदा हुआ हो, जीवन में अपने पिता को, अपने पूरे खानदान को तारने वाला बच्चा होता है। जी। ये गज केसरी योग का बहुत बड़ा महत्व होता है। जी। धन्यवाद गुरुजी, आप आए। और आज का ये हमारा कॉन्वर्सेशन आई होप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अगर किसी को भी गुरुजी से संपर्क करना है तो नीचे नंबर दिया है, आप उस पे कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया पे भी हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी आपका वैसा सवाल है, कोई नॉर्मल आप चाहते हो कि हम वीडियो में एड्रेस करें, तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके नाम के साथ आपका सवाल रखेंगे गुरुजी से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। थैंक यू सो मच आकांक्षा, बहुत अच्छा लगा।